नरसंहार की तैयारी की जा चुकी है। एक बार फिर से देश को बड़े दंगे के लिए तैयार किया जा चुका है। आपको याद हो या ना हो, द कश्मीर फाइल जैसी फिल्में कई सारी बनाई जा चुकी हैं। सूर्यवंशी में मुसलमानों को एक खतरनाक आतंकवादी दिखाया गया है। लगातार मोदी सरकार के आने के बाद से स्पेशल फिल्में तैयार की जा रही हैं, जिनका सिर्फ एक मकसद है, जिसमें यह दिखाया जा सके कि टोपी पहनने वाला, दाढ़ी रखने वाला, कुर्ता पजामा पहनने वाला, अल्लाह अकबर कहने वाला आतंकवादी है, दंगाई है। बुर्खा पहनने वाली देश की गद्दार है, आतंकी है और बुर्खे के अंदर बम लेकर चलती है और साजिश रचती है। दोस्तों, यहाँ भी कमी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की रही, क्योंकि मुसलमानों ने कभी आपत्ति नहीं जताई। मुसलमान अपनी नहारी और बिरयानी में बिजी रहा और वो मुसलमानों को नहारी बनाकर पीटने में कामयाब होते रहे। अब ये केरला स्टोरी आ रही है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया गया है कि केरला से 32,000 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया गया है और ISIS ज्वाइन करवाया गया, आतंकी संगठन से इनको मिलवाया गया, सीरिया और तमाम अलग अलग देशों में इनको भेजा गया। ये फिल्म ऐसे टाइम पर आ रही है जब चुनाव सर पर है। आपको याद है जब कश्मीर फाइल्स आई थी तो किस तरह से प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ चला और कत्लेआम किया गया, कई जगह दंगे हुए। अब जब केरला स्टोरी आ रही है, ये पूरी तरह से झूठ और मक्कारी पर निर्भर है। कैसे, आप खुद सोचिए। केरला में जहां पर एक भी भारतीय जनता पार्टी का MLA नहीं है, कोई एक भी नेता वहां भारतीय जनता पार्टी से जीता नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी की पहुंच की औकात नहीं है, वहां पर एक फिल्म ऐसी उसके नाम से बनाई जा रही है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। और दिखाया यह गया है कि केरला में इतने 32,000 लड़कियां कन्वर्ट की गई हैं। तो जहां भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती, वहां दंगा करवाती है, दंगे का माहौल बना देती है। और तो और लीजिए, इसी बात पर यह भी साबित कर देता हूं कि कुछ ही दिन पहले माननीय भारत के अफसोस के साथ गृह मंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस जीत गई तो देश में दंगे होंगे, यानी अगर भाजपा हारी तो दंगे होंगे। देख लीजिए सबूत। गनीमत यह रही कि कांग्रेस जिंदा है, अभी पूरी तरह से मुर्दा नहीं हुई है। तो उसने क्या किया, FIR करवाई है। कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, नफरत फैलाने का लगा आरोप। गृह मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आई तो सांप्रदायिक दंगे होंगे। अरे ये वो गृह मंत्री है जो आज खुलकर मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहा है। भारत के मुख्यमंत्री इस कदर राजनीति में नीचे आ गए हैं कि अब वो ये कह रहे हैं, जो आप सुन चुके हैं पहले कई बार, कि वो कहते हैं कि अगर हम जीत गए, यानी अगर भाजपा जीती तो मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, और कांग्रेस जीत गई तो धमकी दे रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगे होंगे। बहरहाल कांग्रेस ने बेंगलुरु में FIR दर्ज करके तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत के तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालने की मांग उठाई है। कर्नाटका यूनिट एंड बाय नोइंगली एंड डेलिबरेटली मेकिंग स्टेटमेंट्स दैट ही नोज आर इनकरेक्ट, श्री DK शिव कुमार, श्री सिद्धारमैया फॉर मंथ्स टुगेदर demanded a ban on PFI. It was Basuraj Bommai who did not do so. Congress ruled this state for decades. The last government was between 2013 to 2018. Shri DK Shiv Kumar ji was an important part thereof. Shri Siddaramaiah ji was Chief Minister. We did not permit the harmony of the state to be ever disrupted. Congress has made no promise of removing the ban on PFI. We demanded the ban on PFI. So, since Bharatiya Janata Party is losing this election, dipping below 40 seats, Mr. Amit Shah has become desperate. Mr. JP Nadda has become desperate. Ajay Singh Bisht, alias Adityanath, has become desperate.
and they are now resorting to making fake and false statements. Mr. Amit Shah, you may be able to do it in some other state. This is a state where we have a PCC president who is aware of the law. ये बात बिल्कुल साफ है कि लगातार मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारी की जा रही है। ह्यूमन राइट वॉचडॉग और जेनोसाइड वॉचडॉग इस बात को, अमेरिकी संस्थाएं इस बात को पहले ही कह चुके हैं। ये बात साफ हो चुकी है। अब दोस्तों, जैसे हिंदू संगठन और नफरत फैलाने वाले जहरीले सूअर जो लगातार मुसलमानों को काटने और पीटने के लिए लोगों को उकसाते हैं, ऐसे लोगों ने इस फिल्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। काजल हिंदुस्तानी जो मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड की बातें करती है, कत्लेआम की बातें करती है, आप देखिए उस जैसे इंसान की पसंद है ये द केरला स्टोरी। ये फिल्म उस इंसान की पसंद है। अपनी आंखों से देखिए, लिखती है कि हिंदू बेटियों की वेदना, अब्दुल आफ्ताब से मिल रही प्यार की सजा, सत्य घटना पर आधारित कहानी द केरला स्टोरी जरूर देखें और अपनी बेटी के साथ बैठकर देखें। प्यार की आड़ में हो रहा व्यापार, ये कोई लव नहीं मेरी जान, ये लव जिहाद है। मेरे दोस्तों, इसी तरह से इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसने भी इस वीडियो को, इस ट्रेलर को शेयर किया है। जी हाँ, इसके अलावा आदाशा जो इस फिल्म में मेन रोल निभा रही हैं, इनको भी अच्छे से मालूम है, तमाम बॉलीवुड के स्टार्स को अच्छे से मालूम है कि हुनूदी भीड़ इस वक्त जहरीली भीड़ का राज चल रहा है और जो ज़ॉम्बीज़ हैं उनको क्या पसंद है। तो उसने भी इस फिल्म को शेयर किया है। ये पंचजनिया फेक न्यूज़ पैडलर, झूठ और मक्कारी और सिर्फ इसका हर दूसरा ट्वीट मुसलमानों के खिलाफ है। जाके देखिए, ऐसा चैनल भी इस फिल्म को प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अभिजीत माजुमदार, जितने भी जो मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं ताकि एजेंडा कामयाब हो और कत्लेआम जल्द से जल्द भारत में मुसलमानों का शुरू हो, वो आप देखिए तमाम इन चीज़ों को प्रमोट और सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा बनाकर, एजेंडा को प्रमोट करने वाली और मुसलमानों के कत्लेआम को जस्टिफाई कर देने वाली फिल्म का सपोर्ट करना इस बात की दलील है कि आगे आने वाला जो वक्त है ना दोस्तों, बड़ा खतरनाक और बहुत बुरा है। मैं आपको ये भी बात कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं और हमेशा कहता रहूंगा, गोदी मीडिया इस देश का सबसे बड़ा आतंकवाद है, जो कि घरों के अंदर पहुंच के एक खास समुदाय के खिलाफ आतंक फैला रहा है और आतंक मचा रहा है। अब इसका लाइव एग्जाम्पल ये है कि देखिए, अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है कि गोदी मीडिया का पूरा तंत्र फिल्म की प्रमोशन पर उतर आया है। चित्रा त्रिपाठी एक भारतीय जनता पार्टी की अनऑफिशियल स्पीकर, अपने आप को पत्रकार समझती हैं, लिख क्या रही हैं, लव जिहाद की केरल फाइल्स, शाम 5 बजे दंगल, लव जिहाद की केरल फाइल। तो आप देखिए, ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, अलान जिहाद और फलान जिहाद जुमला देने वाला कौन है? हिंदू संगठन। तो जो हिंदू संगठन जुमला देते हैं, ये तुरंत उसको पकड़ते हैं और उस पर फिल्म बनवाई जाती है, सरकार फंड करती है उसको। क्या यार, ये स्क्रिप्ट तो बढ़िया लेके आए हैं, ये नफरत या कीड़े, इसी से हमें कामयाबी मिलेगी। लोग शिक्षा की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, बस मुसलमानों को मारना ही विकास समझेंगे। तो आप ये देखिए, चित्रा त्रिपाठी जैसी अपने आप को पत्रकार समझने वाली किस तरह से इस्लाम को निशाना बना रही है और एक मुसलमान समाज को कत्लेआम के गड्ढे में डालने की तैयारी गोदी मीडिया के द्वारा की जा रही है। अब भारत के मुसलमान ही अंधे हैं तो उनको क्या ही समझाएं। अभी ईद के वक्त मैं कहीं गया था किसी अपने जान पहचान वालों के बीच, उसके घर भी भाई साहब आज तक चल रहा था। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा इतना कुछ समझाने के बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। जब मेरे अपने के घर में भी आज भी गोदी मीडिया चल रहा है, तो YouTube पर जो हमारे चंद लोग वीडियो देख लेते होंगे वो क्या ही घंटा कुछ समझेंगे। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा अभी भी मुसलमानों की गोदी मीडिया के चैनल को आप अपने घर के अंदर चलाकर उनकी कितनी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, उनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं।
सिर्फ अगर मुसलमान समाज, मुस्लिम समाज एक हो जाए ना, एक, और सिर्फ एक कदम उठा ले, गोदी मीडिया देखना बंद कर दे, भाई साहब हिल जाएंगे ये। आपकी स्क्रीन पर देखिए, सबूत रख रहा हूं, ये सब के सब एक हैं। सुअरेश को देखिए, ये वही सुअरेश चक्रवाणे हैं जो सुअरेश पूरे देश भर में मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा फैला रहा है, और जो ये अपने मुंह से कहता है मोदी सरकार उसको मानती है। और ये किसके साथ है? तिहाड़ी के साथ है। कौन सा तिहाड़ी? जो ब्लैक एंड व्हाइट झूठ बोलता है, सफेद और काला झूठ बोलता है, अपने बाप का काला सफेद करता है और सफेद को और सफेद करने की कोशिश करता है। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि गोदी मीडिया आपको सच दिखाता है, और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि गोदी मीडिया आप चैनल देखेंगे तो कोई फर्क, तो दोस्तों आप खुद अपने आप से ही गद्दारी कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। हालात इतने गंदे हो चुके हैं, मुसलमानों के खिलाफ हर तंत्र काम कर रहा है। अरे भारत के गृह मंत्री मुसलमानों के खिलाफ स्टेज पर बयान दे रहे हैं। इतनी गिरी हुई राजनीति हो रही है कि विपक्ष के तमाम नेता जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं तो उनको कुत्ता, सुअर, बिल्ली गृह मंत्री स्टेज से कह रहे हैं। मोदी जी की जो बाढ़ आई है ना, बाढ़, इसके डर से सांप, नेवला, कुत्ता, बिल्ली सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। देश का गृह मंत्री जब मुसलमानों के आरक्षण खत्म करने की बात करेगा तो फिर क्या होगा? ये बहुत चीखते हैं कि देश का पूरी दुनिया में बज रहा है, बहुत बढ़िया बज रहा है। ये देखिए, अरबिक मीडिया हेडलाइन में दिखा रहा है खबरें जहां भारत के गृह मंत्री मुसलमानों के आरक्षण की बात खत्म करने की कर रहे हैं और दंगे की बात कर रहे हैं, डराने की बात कर रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो मुसलमान ये कर लेंगे और वो। ये देखिए, अल जजीरा मुबश्शिर चैनल हेडलाइन में इन तमाम चीज़ों को, इस तमाम बयानात को, इस्लामोफोबिया को जो मोदी सरकार और गृह मंत्री मोदी जी मिलकर फैला रहे हैं भारत में, दिखा रहा है। अब बताइए देश की बदनामी करने वाला कौन है? याद रखिएगा, सब के सब बिल से बाहर आ गए हैं। मुसलमान खतरे के मुंह में जा चुका है लेकिन पता नहीं है। मुसलमान, याद रखिएगा मेरी बात, रिपीट कर रहा हूं, मुसलमान खतरे के मुंह में जा चुका है लेकिन अभी मुसलमानों को पता नहीं है, और एकदम से कुछ बड़ा होगा और हाय तौबा मुसलमान मचाएगा, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान अल्लाह को भी भूल चुका है। मस्जिदें खाली पड़ी हैं, रमज़ान ख़त्म, मस्जिद खाली पड़ी है, जाके देख लीजिए। मुसलमान अल्लाह को भी भूल चुका है, अपने दीन से भी दूर हो। अबे दीन से दूर हैं, हमारे घर का माहौल अंग्रेज़ों जैसा है, तभी तो हमारी बहन बेटियां हिजाब नहीं करती, और अगर हिजाब कर भी रही हैं तो हिंदू लड़कों के साथ घूम रही हैं, मस्ती मार रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? हमारी खुद की गलतियों की वजह से। हम अल्लाह को भूल रहे हैं, हम अजाब में शामिल हो रहे हैं। अजाब है ये सब मुसलमानों पर अजाब है। आज भी वक्त है, संभल जाओ। ये सब एक हो चुके हैं। अंजना ओम कश्यप अपने ऑफिशियल अकाउंट से मुसलमानों के कत्लेआम को उकसाने वाली फिल्म द केरला स्टोरी के पूरे टीजर और प्रोमो को शेयर कर रही है और अपनी तरफ से एडवांस लाइनें लिख रही है। सेव आवर डॉटर्स हैशटैग का इस्तेमाल कर रही है। ये वो समाज के लोग हैं जिनके समाज में ये कहा गया है कि मुसलमानों की लड़कियों को ब्याह कर लाओ, उनको अपने प्यार में फंसाओ, उनके साथ सेक्स करो, वीडियो बनाओ, उनको डराओ, धमकाओ और अपना असली रूप बाद में दिखाओ और उनको कन्वर्ट करो। ये कह रही हैं हैशटैग सेव आवर डॉटर्स। दोस्तों, इस वक्त किसी मुसलमान को ये समझ में नहीं आ रहा कि गोदी मीडिया कितना बड़ा आतंकवाद है, तो लानत है उस इंसान पर, या जाहिल है फिर वो। अब इसका हल क्या है? जो द केरला स्टोरी है ये पहले से ही हिट है, मैं बता रहा हूं, सिर्फ भारत में, और ये हिट नहीं भी होगी तब भी ये कहा जाएगा हिट हो गई। जैसे सुरेश चक्रवाणे ने अपने कमोड जैसे मुंह से कहा था कि पठान फ्लॉप होगी, लेकिन पठान का गू उसके मुंह फंस गया। तमाम बाइकॉट गैंग के मुंह में पठान ने अपना फंसा दिया गू। हालांकि में गू फंस गया था पठान का।
लेकिन बेशर्मी, बेहयाई और बेगैरती की इंतहा को पार करने वाला ये बेशरम सुरेश चक्रवाणे था, जिसने फिल्म के सुपरहिट होने के बाद भी एक ही जाप गाया, फिल्म फ्लॉप हो गई, फिल्म फ्लॉप हो गई, फिल्म फ्लॉप हो गई, फिल्म। सारे छेद बंद हो गए थे इसके, लेकिन फिर भी चीख रहा था, फिल्म फ्लॉप हो गई, फिल्म फ्लॉप, अरे नहीं नहीं फिल्म तो फ्लॉप हो गई, फिल्म फ्लॉप। अब ऐसे ही ये फिल्म अगर फ्लॉप हुई, जो कि होनी है, तब भी ये कहेगा हिट हो गई, हिट हो गई, अरे हिट हो गई। अब इसका हल आपको बताता हूं, सिर्फ मुसलमान इस फिल्म का बाइकॉट कर दे, हिल जाएंगे ये। अभी और बड़ा आपको शस्त्र देता हूं, ये जो मुर्दा 57 मुस्लिम देश है ना, 57 मुस्लिम देश, इनमें से सिर्फ 8 से 10 मुस्लिम देश अगर जिंदा हों और इस फिल्म को गल्फ में लगने ना दें और पूरी तरह से गल्फ में बैठकर इसका बाइकॉट कर दें, सिर्फ गल्फ कंट्रियां, अरब कंट्रीज इसका बाइकॉट कर दें। भैया पैंट में नहीं इन्होंने यहां भारत में खड़े हुए मुंह दिया ना फिल्म के डायरेक्टर ने, तो रजाग्राफी चैनल बंद कर दूंगा मैं, कर दे 57 देश इस फिल्म को बैन। और जो सोशल मीडिया पर वहां रहकर मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चला रहा है, अरब देश उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दे। देखे कि इस्लामोफोबिया हमारे अरब देश में रहकर भारत के अंदर कौन फैला रहा है। सिर्फ इतना सा काम करना है अरब देश को। कौन कहता है कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती? अबे सीधी नहीं हो सकती, काटी तो जा सकती है। वहीं दोस्तों गोदी मीडिया पर जो भरोसा कर रहे हैं, मैं बता दूं कि खुलकर सामने है, अर्नब गोस्वामी ने मोदी सरकार से ऐसे तल्ख सवाल पूछ लिए कि मोदी सरकार डर गई। आज का ये सबसे बड़ा जोक था। जब गोदी मीडिया के पत्रकार को गोदी मीडिया बोल दो तो रोने लगा, गोदी मीडिया क्या मतलब, गोदी मीडिया का, गोदी मीडिया किसे कह रहे हो तुम। आज देखिए नंगे होकर ताता थैया कर रहे हैं। मोदी जी को अपने चैनल पर रिपब्लिक भारत बुलाकर कैसे उनकी तारीफ पे तारीफ कर रहा है, इस बात से समझ जाइएगा कि अब आपको खबर नहीं, मोदी सरकार का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है पत्रकारों के द्वारा। हाय 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 हाय, देखिए। Pradhanmantri ji, today we commit to you with all our energy. We will work to make your vision what you have shared with us. And Pradhanmantri ji, आपकी feelings, आपकी सोच, आपकी clarity, आपका direction जो है, your vision of transformation will be a reality. Everyone here, every viewer of Republic, every citizen of the country, प्रधानमंत्री जी, मुझे कोई लॉबी इकोसिस्टम की बात नहीं करनी। मैं तो मानता हूं कि देश की जनता आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी, आज इस मंच से आपसे हम वादा करते हैं कि हमारी भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की पूरी लगन से, पूरे कमिटमेंट के साथ आपके विजन के दिशा में हम अपने प्रयास भी जोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जी, आपने मेरे हिंदी के बारे में कुछ कहा, अब मैं क्या कहूं प्रधानमंत्री जी। पहले भी लोग कंप्लेन करते हैं तो जोर से बोलता हूं, आजकल तीव्र से मध्यम गति में आने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या करें प्रधानमंत्री जी, तीव्र गति कभी कभी लगता है लोग पसंद करते हैं, पर ये भी जैसे आपके सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं ना, मेरी हिंदी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है, WIP चल रही है। प्रधानमंत्री जी, आपने एक शब्द का जो आपने यूज किया था लाल किले से, एस्पिरेशंस। प्रधानमंत्री जी, आपने दोनों चीजों में चेंज लाए। आप एक तो आपने एस्पिरेशंस बहुत बढ़ा दिए। आप किसी से भी मिलिए प्रधानमंत्री जी, मुझे अभी भी याद है आपकी विक्ट्री स्पीच शायद वडोदरा से, जब आप 16 मई शाम 6:30 बजे, प्रधानमंत्री जी शाम 6:30 बजे, और आपने अपने स्पीच में एक बहुत यंग लड़के से बात कर रहे थे 1-to-1 कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं कि व्हाट वी डू शुड हेल्प यू। प्रधानमंत्री जी, आपने You have changed the aspiration of every Indian. इतनी चाटने के बाद भी
मोदी जी को इस गोबर का नाम ही नहीं याद था। अर्बन गोस्वामी या अर्नब गोस्वामी, बड़े ही अभी अर्बन बता रहे थे कि अब आप अर्बन को ही, हमारे अर्नब को ही देख लीजिए, उसका टीवी शो देख लीजिए। खैर, मजाक अपनी जगह है। गृह मंत्री का मुसलमानों के खिलाफ बयान आपने देखा। मोदी जी को सारी दुनिया जान चुकी है, किसानों के मरने पर कह रहे थे मेरे लिए मरे हैं क्या। अब रिपब्लिक भारत के प्रोग्राम में आकर आत्महत्या पर वो चुटकुला सुना रहे हैं। आत्महत्या पर जो प्रधानमंत्री, ओ हो, प्रधानमंत्री होके इतना गंदा चुटकुला किसी की मौत पर सुना रहा है। आय हाय, और लोग तालियां बजा रहे हैं। तो तालियां बजाने वाले वही हैं जिनको ये बड़ा अच्छा लगता है। सुनिए। बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूं। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की, तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली। तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, बोले मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। जब देश का प्रधानमंत्री मौत का मजाक उड़ाए, आत्महत्या का मजाक उड़ाए, जब देश का गृह मंत्री मुसलमानों के खिलाफ बयान दे और उसके नेता मुसलमानों के जेनोसाइड की बात करे, तो फिर बचा ही क्या इस देश में। मीडिया, सोशल मीडिया, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज, सभी को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में पूरे भारत में आतंक मचाने वाला और आतंकवाद को जस्टिफाई करने वाला, हिंदू मुसलमान में जहर घोलने वाला, जो खुद एक आरोपी है, वो सुप्रीम कोर्ट को गालियां देने वाला, आज भारत की राजधानी दिल्ली में खड़ा होकर उसको इतनी हिम्मत आ गई है कि अब वो जुडिशियल टेररिज्म कह रहा है, न्यायाधीश आतंक कह रहा है। न्यायाधीश जो बैठे हैं, जुडिशियल कानून, संवैधानिक आतंकवाद कह रहा है। संविधान का इस्तेमाल करके आतंक फैलाना, ये इल्जाम सुरेश चक्रवाणे संविधान पर लगा रहा है, भारत की राजधानी दिल्ली में रहकर। और दिल्ली पुलिस की कान में कोई जूं तक नहीं रहेगी। क्यों, मोदी जी का फोन आया था क्या, गृह मंत्री जी का? नहीं, माहौल ऐसा बना दिया गया है कि अब नफरत का बयान देने वाले नफरत नहीं, इसकी जवाबी कार्रवाई में कोई दो सच बोल दे तो वो खतरनाक हो जाएगा। एक एक शब्द इसके सुनिए और ये याद रखिएगा, ये भारत की राजधानी दिल्ली में बोल रहा है कानून और संविधान के खिलाफ। अरे संविधान को ही आतंकवाद बता रहा है। ये देखिए, स्वतंत्रता के तथाकथित 75 वर्षों बाद हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु के उपस्थिति में, आचार्य की उपस्थिति में, हमको ये हिंदू राष्ट्र है इसको घोषित करो, ऐसा कहने की नौबत आना ही गुलामी है, ऐसा मैं मानता हूं। हमारे दिव्य महापुरुष शंकराचार्य जी ना केवल हमारे धार्मिक सर्वोच्च आचार्य हैं, बल्कि ये विश्व के फिजिक्स के सबसे बड़े विद्वान हैं। हमें मनुष्य के लिए, उसके जीवन की अधिक अच्छी उन्नति के लिए, विश्व का कल्याण हो, इसके लिए हमारे आचार्यों ने समय देने की आवश्यकता वो दे भी रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस 75वें वर्षगांठ और अमृत काल पर ये राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र घोषित करो, ये हमको कहना पड़ रहा है। आपने दिए हुए समय में से केवल 17 महीने बचे हुए हैं और उन 17 महीनों में ये घोषित होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ये मैं राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में खड़े होकर कह रहा हूं। यहां पर यह हिंदू राष्ट्र था,
ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है और ये हर कीमत पर हिंदू राष्ट्र रहेगा। मुद्दा सिर्फ इसलिए है कि इसको घोषित करना है, क्योंकि हमारे बाप के घर को, बाप के संपत्ति को, पूर्वज को संपत्ति को हमने किसी को मनुष्यता दिखाते हुए आश्रय दिया, यहां रहने दिया। और अगर वो आप कहता है कि इसमें मेरा भी अधिकार है, तो ये देश केवल हमारे बाप का है, किसी दूसरे की बाप की जागीर नहीं है। हम लोग कॉलेज जाते थे, कॉलेज में जाते समय बस से जाते थे तो देखते थे कि बस से सफर करने वाले लोगों का अनुभव होगा कि खिड़की से रुमाल निकालकर सीट पे डाल देते हैं और ये कहते हैं कि ये सीट हमारा है। भाई हम सज्जन लोग हैं, कहते कोई बात नहीं, इसने रुमाल डाल दिया। एक दिन ऐसा ही एक महाशय आ गए, साथ में 4 थी और 44 थे, उन्होंने अंदर से उतने ही रुमाल डाल दिए, बाकी लोग चुप हो गए। मैंने विरोध किया, मैंने कहा कि सीट पर रुमाल डालो ये तो समझ सकते हैं, लेकिन कल तुम पूरे बस पर रुमाल डालोगे और कह दोगे कि ये बस हमारी है, कल पूरे हिंदुस्तान पर रुमाल डालोगे और कहोगे कि हमारा है, नहीं चलने देंगे। से ये कहना चाहता हूं कि इस देश में न्यायालयीन साम्राज्यवाद चल रहा है, बल्कि मैं अधिक स्पष्टता से कहना चाहूं तो इस देश में जुडिशियल एक्टिविज्म का अतिरेक चल रहा है, टेररिज्म चल रहा है। जजों की एक्सपर्टीज जिसमें है उसमें वो निर्णय दे, हमारे लिए मान्य है, हम मान्य करवाएंगे भी, लेकिन जजों का पढ़ाई लिखाई ज्ञान जहां तक है उसी सीमा में दे। ईश्वर के क्षेत्र में और प्रकृति के क्षेत्र में हस्तक्षेप हिंदू करने नहीं देगा, यह मैं इस मंच से बोल रहा हूं। आप आदेश करिए, क्योंकि यह आपका अधिकार है, यह न्यायालय का अधिकार नहीं है, यह देश सबका है, यह सबकी वाली बात नहीं चलेगी। यह देश उसी का है जो भारत माता की जय कहता है, यह देश उसका नहीं है जो कहता है कि गर्दन पे छुरी रखो लेकिन भारत माता की जय नहीं कहेंगे। अरे छुरी भी हम ही चलाते थे, तलवारें भी हम ही चलाते थे, और ऐसे तलवारों के कारण तुमने पतलून बदली है, भूलो मत। और इसलिए ऐसे सभी लोगों को भी इशारा जाना चाहिए। देश का क्या होगा नहीं पता, लेकिन मुसलमानों का क्या होगा मैं बता चुका हूं। बड़े कत्लेआम की तैयारी है, हिंदू संगठनों ने तमाम हिंदुओं के घरों में हथियार पहुंचा दिए हैं, ये आप देख रहे हैं, रैलियों में देख चुके हैं। जो कल तक मोदी मोदी करते थे, सड़क पर बैठ के खून के आंसू रो रहे हैं। ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिए, ये खिलाड़ी सड़कों पर बैठे हैं। इन नेताओं, इन खिलाड़ियों का बहुत ऊंचा सम्मान है। विनेश फोगाट गृह मंत्री से लेकर कानून मंत्री से खुद मिल चुकी हैं मोदी सरकार, और खुद मोदी जी इनकी प्रशंसा कर चुके हैं। अरे जब इनको इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर बैठकर रोना पड़ रहा है, तो आम आदमी को क्या ही इंसाफ मिलता होगा, ये आज दुनिया को सोचना चाहिए। अरे बजरंग पुनिया भी मोदी 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 करता था। ये देखिए, मोदी के साथ डीपी लगाई थी, वॉलपेपर लगाया था। आज चश्मा मोदी मोदी का उतर गया तो प्रोफाइल चेंज कर दिया। लेकिन इन खिलाड़ियों का भी ईमान मैं नहीं मानता भाई साहब। 3 महीने पहले सड़क पर बैठे थे, कोई आके पुचकार गया कि तुम्हारी बात मानेंगे मोदी जी, तुम्हारी बात सुनेंगे, चलो उठो घर, तो खुशी खुशी उठ के चले गए। हाँ, मोदी जी पे भरोसा है। अब लोग अब कह रहे हैं कि हमारी गलती थी, फिर से इनको पुचकारा जाएगा, फिर से ये उड़ जाएंगे। ये देख लेना, लिख के लो, सेव कर लो इस वीडियो को। खिलाड़ियों की ऐसी हालत, अरे भारत को गोल्ड जिताने वाले, भारत का सर सम्मान से ऊंचा करने वाली महिला खिलाड़ी सड़क पर आकर एक लड़की के लिए कितनी खतरनाक बात और कितनी दुख की बात होगी कि वो आके कह रही है कि हमारे साथ गलत काम किया गया है, हमारे साथ बुरा सलूक किया गया है। न्याय नहीं मिलता उनको, खून के आंसू रो रही हैं, दिल फटेगा आपका। लेकिन कितना हैवान है वो समाज जो बस यही चीखता रहता है कि इनके खून के आंसू को भी वो इग्नोर कर रहे हैं, और आज भी मोई मोई करते हुए नजर आएंगे। सुनिए, देखिए और समझिए। देखिए, पहले तो हम संविधान अपने
हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है। किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और PT उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, PT उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम की अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने, उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही PT उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूँ कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं सब्र का। जब इम्तिहान खत्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला? अगर PT उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले। और हमें नहीं पता वो उनके ही जुबान है या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का, क्योंकि और वो रही। और वो जब IOA में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही हैं कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें उनसे? तब वो क्यों देश की जनता के सामने आए थे? वो भी तो देश की जनता के सामने आए थे। वो क्यों नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में गए? क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री जी के पास गए कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है? जब वो खुद IOA की प्रेसिडेंट होने के बाद में, राज्यसभा की सांसद होने के नाते, वो इतनी बड़ी चैंपियन एथलीट होने के नाते भी वो मीडिया के सामने रो रही थी। हमारा अंदर से रो रहा था उस दिन की इतने बड़े एथलीट के साथ भी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है देश में? हमारे अंदर से हम खुद लोग पर्सनली फोन कर करके कि प्लीज उनसे हाल चाल पूछो कि मैम सब कुछ ठीक है या नहीं है। उन्होंने एक बार भी क्या, उनके मन के अंदर ऐसा नहीं आया कि हम भी उनसे पूछें? तो इनके समर्थन में कुछ पॉलिटिकल पार्टी सामने आई हैं, वो भी इनकी इजाजत के बाद, जो आज खून के आंसू रो रही हैं। पिछली बार तो ये भड़क गई थी, यहाँ पॉलिटिक्स मत कीजिए, जबकि सारे मामलात का हल पॉलिटिक्स से निकल रहा है आज भारत में। बहरहाल उर्मिला मातोंडकर, जिनके हम बचपन से अब तक आप फैन रहे होंगे, एक्ट्रेस हैं, उन्होंने इनका पूरा समर्थन किया है और सवाल उठाए हैं सरकार से। नमस्कार। इस देश की बेटी और आप और मेरे घर में बैठी हुई हर एक बेटी और बहन सबकी तरफ से आज आपसे बात कर रही हूँ। आज तीसरा दिन है जब हमारे देश की वो बेटियां जिन्होंने इस देश को मान सम्मान और कई मेडल्स लाए, वो बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई है, रास्ते पर धरना लगा के बैठी हुई है ताकि उनके साथ न्याय हो, न्याय की भीख मांग रही है। ऐसे देश में जहाँ पर देवी जैसा दर्जा दिया जाता है हर एक लड़की को, हर एक औरत को, क्या ये सही है कि ये लड़कियां जिनके लिए इतनी मुश्किल होगी, किसी भी लड़की के लिए, ये बात बाहर समाज में आकर मानना इसको कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक लड़की आवाज उठाती है। आज ये लड़कियां आवाज उठा रही है अपने क्षेत्र में हुई सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। कल को ये सारी चीजें दूसरी लड़कियों के साथ भी हो सकती है, कई अन्य जगहों पे हो सकती है, दूसरे क्षेत्रों में हो सकती है। ये लड़कियों के ऊपर अगर आज न्याय नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। और मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि ये लड़कियां जब वो मेडल्स लेकर आती हैं और हम में से हर कोई उनके बारे में गौरव के शब्द निकालता है, उनके साथ सारे मिनिस्टर आगे पीछे भागते हैं ताकि उनके साथ फोटो निकाल के ट्वीट कर सके, आज वो सब कहाँ हैं? वो सब मीडिया के लोग कहाँ हैं जब छोटी छोटी चीजों को बड़ी बड़ी खबरें बनाकर लोगों तक पहुंचाते हैं? क्या ये मीडिया का कर्तव्य नहीं है कि ये जो इतनी बड़ी न्यूज है वो हर एक लड़की के लिए आज न्याय मांग रही है तो उनको देश के सामने लाए? और सबसे महत्व की बात, मैं गृह मंत्री और खेल मंत्री से नम्रतापूर्ण निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया इन लड़कियों को न्याय दे, उनकी गुहार सुने, क्योंकि ये उनके कानों के लिए है। क्योंकि जब आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो इस फील्ड में या किसी भी अन्य फील्ड में बेटी बचाओ इस तरह के नारे देने का क्या मतलब बन जाता है? तो कृपा करके इनके इस न्याय की गुहार को सुनिए और जल्द से जल्द उन तक अपना न्याय पहुंचाइए। जल्द से जल्द आप सब अपना सपोर्ट उन तक पहुंचाइए। जय हिंद। इसके अलावा संजय शेरपुरिया को गिरफ्तार किया गया है। कौन है संजय शेरपुरिया? 100 करोड़ की ठगी करने वाला संजय शेरपुरिया बीजेपी के नेताओं और मीडिया के बड़े एंकरों का करीबी है। ये अंजना ओम कश्यप समेत गोली मारो सालों को नारा देने वाले के करीब है। ये संस्कृति पर यह किताब लिख चुका है, मोदी पर पूरी की पूरी किताब लिख चुका है। तो आज क्या पता चल रहा है कि जो सांस्कृतिक किताब लिखे, जो मोदी 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 कहता हुआ किताब लिख डाले, जो गोदी मीडिया के एंकरों के करीबी हो, वो मवाली है, बलात्कारी है, धोखेबाज है,
कातिल है। अरे गुंडा है, गुंडा, धोखेबाज, 100 करोड़ का घपला करने वाला। फिलहाल तो अभी मोदी जी यही नहीं बता रहे कि 20,000 करोड़ वो किसके हैं, जबकि दुनिया जान चुकी है कि खुद वो मोदी जी के हैं। सत्यपाल मलिक भी इसका खुलासा कर चुके हैं। गुजरात का खिलाड़ी इतना बड़ा खिलाड़ी है, राहुल गांधी के मामले में गुजरात हाई कोर्ट के जज ने राहुल गांधी के मामले से खुद को अलग कर दिया, क्योंकि उस जज को पता होगा कि मेरे साथ फिर साहिब क्या करेंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा, या इस पाले आ जा या उधर जाके मर जा, ये वाला हाल चल रहा है। इस्लामोफोबिया किस तरह से सरकार और सरकारी मीडिया फैला रहा है, प्राइवेट तो छोड़िए, प्राइवेट तो हथियार बंद हो चुका है। इस ANI का गंदपना देखिए। वेस्ट बंगाल में एक बंदा हथियार लेकर, बंदूक लेकर पूरे क्लास को हाईजैक कर लेता है, धमकी देता है, पेट्रोल बम भी उसके पास वो होता है, तो वो धमकी भी दे रहा था। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी जान पर खेलकर उसको दबोच लिया, तोड़ते हुए गए और जाकर दबोच लिया। और इसके बाद ANI ने कहीं भी उस इंस्पेक्टर का नाम नहीं लिखा, इसलिए मैं आपको पूरा ट्वीट दिखा रहा हूं। कहीं नाम नहीं है ना, नहीं पता है क्यों नहीं है, इस ट्वीट में नाम क्यों नहीं है, क्योंकि अपनी जान पर खेल के सैकड़ों बच्चों को बचाने वाला अजहरुद्दीन था इंस्पेक्टर, मुसलमान था। दिस इज इस्लामोफोबिया। पूरे तरीके से हर संस्था के द्वारा, हर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। अब देखिए पूरा वीडियो। देखा दोस्तों आपने। अब इसमें आपने नई चीज देखी, अजहरुद्दीन ने दौड़कर अपनी जान हथेली पे खेलकर जो ओरिजिनल फुटेज दिखाई, कैसे बचाया, बंदूक के सामने चला गया। ANI ने बड़ा खेल ये किया कि नाम ही गायब नहीं किया। वो अजहरुद्दीन जो इंस्पेक्टर है, वो जो जब मूवमेंट जब है कि अजहरुद्दीन दौड़कर गए और उस पर झपट दिए, उस सेक्शन को ही ANI ने ट्रिम आउट कर दिया, काट के एडिट करके डाला। मतलब ANI देश का एक बड़ा सरकारी मीडिया मुसलमान को ये अच्छा काम कर रहा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, अजी काट के निकाल दे रहा है वो शॉट और फिर एडिट कर दे रहा है बीच के शॉट को। इतना नफरत मुसलमानों से। अब वो एडिटेड क्लिप आपको दिखाता हूं, जिसमें आप देखेंगे जो शुरुआत में मैंने दिखाया आपको, तो ये वाला एरिया काट दिया है। ये जो अजहरुद्दीन गए हैं भाग के दबोचा, ये काट दिया है। ANI ने क्या अपलोड किया है देखिए, सुअरपना। টিএমসি পার্টি এবং পুলিশ প্রশাসন এরা মিলে আমার ছেলে আমার ওয়াইফকে কিডন্যাপ করে 2 বছর থেকে আটকে রেখেছে। আমি এর জন্য নবান্নে চিফ সেক্রেটারি অফ হোম মিনিস্টারের কাছে কমপ্লেন করেছি। সেটা করেছি 8/4/2021 স্পিড পোস্টের মাধ্যমে। হোম মিনিস্টার অফ চিফ সেক্রেটারি, ডিএম, এসপি, এসডিও, বিডিও সব জায়গায় পাঠিয়েছি। পাঠানোর পরে কোনো কাজ হয়নি। সবাই তো রাখ হয়ে না না পাবলিক ঠিক আছে পরে চলো।
अजी इतना ही नहीं, पाकिस्तान से ये देखिए दोगली सरकार क्या खेल खेल रही है। सीए लागू करेंगे, एनआरसी, अरे उस वक्त कह रहे थे मुसलमान कि पहले जो हिंदू आए हैं भारत उनको नागरिकता दो, उनको सुकून दो। अब खेल ये है कि पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे, शरणार्थी थे, जिन्होंने यहाँ शरण ली थी, उनके घरों पर मोदी जी ने बिल्डोजर चलवा दिया। उन पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने कहा कि इससे ज्यादा तो हम पाकिस्तान में खुश थे। ये देखो, ये बेहोश हो गई यहाँ पे। ये देखो, हम हिंदुस्तान आए हैं, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है हमारा। देखो ये घर तोड़े हमारे, देखो पाकिस्तान में बर्बाद थे, यहाँ पे भी बर्बाद है आज तक। ये देखो भैया, ये देखो, ये देखो हम मार रहे हैं। देखो इधर इंडिया वाले, ये देखो 2 दिन की मोहलत देखो, ये देखो क्या हो रहा है। ये आए हमारे मारने के लिए आए। ये हिंदुस्तान में हम लोग आए सुखी। भैया इधर हालात बड़े खराब हैं, बहुत ज्यादा बुरे हाल हैं, हर तरह से बुरा हाल है भाई। कानपुर का एक मामला, गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड के बाप से प्यार हो गया। अब प्यार इतना कमबख्त कमीना सुअर की बॉयफ्रेंड के अब्बा के साथ ही फरार हो गई गर्लफ्रेंड। कई साल बाद जो है दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि महिला के लड़की के घर वालों ने भी एफआईआर करवाया था। तो भाई प्यार अंधा होता है, इतना भी अंधा नहीं होता। और मतलब यहाँ सही कहा है किसी बुजुर्ग ने कि औरत को, महिलाओं को कोई समझ नहीं सकता। अबे मतलब ऐसा भी क्या प्यार, किसी को मिलती नहीं और किसी को मिलती है तो ऐसों को मिल जाती है। अब आप कहेंगे ये बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। भैया एक आदमी की 40 बीवियां। अब आप कहेंगे भाई साहब ये तो जरूर मुल्ला होगा। रुक जाइए, चड्डी उतार के अच्छे से लाल करेंगे आज। बिहार के जातीय जनगणना में 40 महिलाओं ने रूपचंद को अपना पति बताया। 40 महिलाओं का एक पति, हम क्या करें, हम कुछ नहीं बोल सकते भैया, आगे बढ़ते हैं। इस मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ जहर बो बो कर ऐसा हाल कर दिया है कि अब अगर आपका कोई हिंदू दोस्त है तो उसके सामने भी आप एक निवाले की तरह हैं। मौका पड़ते ही कब आपकी गर्दन उतार दे आपको पता नहीं चलेगा। हालांकि मेरे भी बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन अब ये बात साफ कह रहा हूं कि अब फर्क दिखने लगा है, फर्क पड़ने लगा है। कई जगहों पर उनके तेवर अलग हो जाते हैं। ये भी आज मैं इन 3 सालों के अपनी पत्रकारिता में पहली बार आपको बता रहा हूं। इतना बुरा माहौल हो गया है मध्य प्रदेश में, जहां खासकर एक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं जिनका काम ही सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेना, मदरसों को तोड़ना, मुसलमानों को दिन रात गालियां देना है। उनके ही मध्य प्रदेश रायसेन के इलाके में कल्लू नाम के एक व्यक्ति ने अपने सलमान बेस्ट फ्रेंड जो मुस्लिम दोस्त था उसको कत्ल करके उसके मुंह को पत्थर से कुचल दिया। अब आप कहेंगे भाई ये दुश्मनी नहीं, दुश्मनी में नहीं, दोस्ती में सारा खेल खेल दिया। और ये हुआ इसलिए क्योंकि मोदी सरकार झूठ बोलती है कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत के पास पैसे की कमी नहीं है, जीडीपी बहुत, इतनी बढ़िया जीडीपी की बेरोजगारी इतनी ज्यादा, बेरोजगारी होने की वजह से अपनी जरूरतों के लिए कल्लू ने 35 लाख का लोन लिया था बैंक से, बीवी का 25 लाख का बीमा करवाया था। अब वो लोन चुका नहीं पा रहा था 35 लाख, तो लोन से बचने के लिए पूरी तरह से और ऊपर से 25 लाख हासिल करने के लिए बीमा के, उसने अपनी मौत का साजिश रचा और अपने ही दोस्त सलमान को कत्ल करके मुंह कुचल दिया, मुंह बिगाड़ दिया, खुद तो गायब हो गया और अपना आईडी प्रूफ और अपनी चीजें सलमान की जेब में डाल दिया। जो शनाख्त की जो टीम थी वो उससे नहीं लगा कि ये कल्लू है। इन्वेस्टिगेशन टीम को शक हुआ
उन्होंने परिवार को गिरफ्तार कर लिया, पूरे के पूरे परिवार से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तब जाकर कल्लू और कल्लू के परिवार ने इस बात को माना कि हाँ, हमने ही अपने दोस्त को कत्ल किया है ताकि 35 लाख का लोन माफ़ हो सके और जो 25 लाख रुपए हमने जो अपना बीमा ही कराया था वो बीमा का रकम भी हमको मिल जाए। तो अपने फ़ायदे के लिए हिंदू समाज एक मुसलमान की बलि भी चढ़ा रहा है। ऐसी नफरतिया राजनीति खेल खेल के इस देश का ऐसा हाल मोदी सरकार ने कर दिया है। सत्यपाल मलिक ने जो बात फिर बोली है वो आपको सुननी और समझनी होगी। सत्यपाल मलिक ने साफ साफ कहा है कि 8 दिनों से नेशनल मीडिया सिर्फ अतीक चला रहा है, पुलवामा खुलासे पर सब खामोश हैं। जिसने खुलासा किया है वो खुद ये कह रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस आपके इंटरव्यू पे बात बिल्कुल नहीं करी है, ना प्रधानमंत्री कोई जवाब दे रहे हैं, ना पीएमओ ने कोई उसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया है। क्या लगता है आपको जब आप इस तरह की स्थिति देखते हैं कि इतनी बड़ी बात बोलने के बाद? मेरी जानकारी ये है, देखिए सोशल मीडिया ने तो कोई कमी नहीं की। मेरी जानकारी ये है कि उसी शाम पीएमओ में बुला के नेशनल मीडिया के इम्पोर्टेंट लोगों को ये कह दिया गया था कि एक लाइन नहीं जानी चाहिए इसकी, और 8 दिन से अतीक चल रहा है, ये नहीं चल रहा। वो तो सोशल मीडिया है, वो उठाए हुए। सुना, इतना ही नहीं, चुनाव का माहौल है और सेना में खौफ है, सेना के घर वाले डर रहे हैं। ये बात खुद सेना में रही एक महिला सैनिक ने कही है मीडिया से कि जब चुनाव आता है हमें डर होता है। सुनिए, देश में चुनाव नजदीक आता ना, बॉर्डरों पे हमें डर लगने लगता कि अब कहीं ना कहीं हमारे जवानों को शहीद किया जाएगा। इसमें भी मुझे ऐसा लगता कहीं ना कहीं शहीद किया जाएगा, मतलब आ जाएगा मुझे, क्योंकि आप ये देखिए जितने भी आपके हमला देख लीजिए, आप पुलवामा देख लीजिए, जितने भी हमले देख लीजिए, जब जब देश में इलेक्शन होते हैं उसी टाइम क्यों हमारे जवान शहीद होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें तो किसी का नहीं हो सकता है। कैसे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि पाकिस्तान वहाँ हमारा दुश्मन है, चाइना इधर। मुझे ऐसा लगता है कि हम दो को ही अपना दुश्मन मान रहे हैं, लेकिन जो ये हो रहा है ना, देश में साजिश रच रहे हैं। मुझे लगता है दुश्मन हमारा देश के अंदर बैठा। अच्छा, सिर्फ कुर्सी बचाने के लालच में वो हमारे जवानों की कुर्बानियाँ दे रहा है। तो मतलब इस पर भी राजनीति करना। दोस्तों, ये शर्म की बात है। सोचिए, समझिए देश का हाल क्या हो गया है। मुसलमान समाज से यही गुजारिश है, हमें कत्ल करने की बड़ी तैयारी है। खुद भी तैयारी कीजिए कि मस्जिदें खाली ना हो। अल्लाह से करीबी बढ़ाइए, कुर्बत बढ़ाइए। दुनियादारी में अगर आप पड़े हैं तो इतना दुनिया में मत घुसिए। अच्छा, दुनिया में घुसने का फ़ायदा भी क्या कि आपको ये पता ही नहीं कि दुनिया में चल ही क्या रहा है। पैसा पैसा पैसा, अरे लानत है ऐसे पैसे पे कि तुम पैसा कमाने में लगे हो और इतना काम कर रहे हो कि तुम्हारी बेटियां बहनें हिंदू लड़कों के साथ आशिकी लड़ा रही हैं। तुम्हें इतना ही ध्यान नहीं है कि तुम्हारे लड़के क्या करते फिर रहे हैं। और नौजवानों से यही कहूँगा, लड़कों से, भाई पढ़ो लिखो, जिस उम्र में जो आप पर सही लगे वो करो। कॉलेज जाने के टाइम पर ओयो जा रहे हो और ओयो जाने के टाइम पर तुम जो है इस दुनिया में रहो भी ना रहो पता नहीं, समझ रहे हो। तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान। और लड़कियां, मैं क्या ही कहूँ, हिजाब आजकल की लड़कियां जो पहन रही हैं, याद रखिएगा, बुरा लगे तो लगता रहे, कद्दू मेरे पे फर्क नहीं पड़ता, साफ बात बोलूँगा, बुरा लगे तो लगे। हिजाब 90% इसलिए जो लड़कियां अगर कोई पहन भी रही हैं तो उनमें से 90% इसलिए पहन रही लड़कियां ताकि हमें गुनाह करते हुए कोई पहचान न सके। मामू गुजर रहे हो तो पहचान न सके, अरे रफ़िया गई है यहाँ से, अरे हाँ रज़िया गई है, अरे ये तो, अरे हमें, हाँ अगर कोई हमें हिंदू बॉयफ्रेंड के साथ या दूसरे लड़के के साथ या मेरे बॉयफ्रेंड के साथ देख ले, हाँ तो खालू पहचान न ले, यहाँ खालू की दुकान है। अल्लाह के डर से नहीं, हराम काम से बचने के लिए हिजाब नहीं कर रही। ना 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 ना, देख लो एक से एक फैशन। अभी हिजाब, पर्दा, यहाँ मखना बांधा है, नीचे सब कुछ खुला है। भाई ये कौन सा है भाई साहब हिजाब तुम्हारा? अच्छा, पूरा बुर्खा पहना भी है तो कोई अंधा भी देख के बता देगा कि हाँ जी भाई साहब इनका नाप क्या है। यहाँ से टाइट, यहाँ बेल्ट है, बुर्खा है और ऊपर बेल्ट लगी है भाई साहब, ताकि टाइट कर लिया जाए और पीछे से जो है चूता बाहर निकला रहे और कमर पूरी चमके। और वो भी बुरखे चल रहे हैं कि बुर्खा, अरे भाई साहब पूरी जाली है,
बुरखे के अंदर क्या है, किस रंग का कपड़ा है, उस कपड़े के अंदर क्या है वो भी नजर आए। इतना ट्रांसपेरेंट। अरे इतना ट्रांसपेरेंट तुम अपने माँ बाप से होती तो इतनी बिगड़ती नहीं। हिजाब का मतलब आज लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा है। फैशन, 2.5 फुट की हाइट है और 4 फुट का जूड़ा है, ऊपर से कपड़ा लपेटा हुआ है। देखो तो सही पापा की परी को, इस्लामिक हिजाबी गर्ल। अब वो हिजाब पहन के नाचती हुई नजर आ जाएंगी कहीं ना कहीं, आपको रील्स पे मटकती हुई आ जाएंगी, या कॉलेज में उनके किसी करीबी दोस्त से पूछ लो कि कॉलेज में क्या करती है, बता देगी आपको कि हाँ फलाने फंक्शन में बाजी ने हिस्सा लिया था, यूं उछल उछल के नाच रही थी। हंसी भी आएगी आपको, लेकिन ये गुस्से वाली बात है। और गुस्सा इसलिए है भाई क्योंकि आजकल की जो लड़कियों की जनरेशन है, यही तो मुसलमानों का भविष्य बनाएंगी भाई। इन्हीं की कोख से तो जो बच्चे पैदा होंगे मुसलमान, वो टोपी पहनेंगे, मस्जिद में जाएंगे। अरे नचनिया माँ होगी तो बच्चे भी नचनिया होंगे। माँ क्लब जाने वाले होगी तो बच्चे भी क्लब जाएंगे। घर में यो यो हनी संगी होगा, हाँ अल्लाह अकबर नहीं होगा। याद रखिएगा, बहुत कड़वी बात बोल दी है, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे लोग। चलिए ठीक है, झेल सके तो झेल लीजिएगा। मेरी बात से राजी हो तो रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।